हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी मैकेनिकल में स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड टेस्टिंग का पार्ट 3। इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम लोग मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं उनको कवर करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, प्लीज़ पहले जा करके आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो। वहाँ से भी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डिफरेंट टाइप के हार्डनेस टेस्ट। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे हार्डनेस और हार्डनेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, फिर जॉमनी टेस्ट क्या चीज़ है। उसके बाद लास्ट में हम लोग कवर करेंगे इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट के अंदर हम लोग कवर करेंगे आइजॉट टेस्ट, चारपी टेस्ट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग ने पार्ट 2 के अंदर कवर नहीं की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग ने कवर किया था कि जो फटीग लोडिंग होता है वो साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक लोडिंग के कारण होता है। अब साइक्लिक लोडिंग के लिए आप लोग समझ सकते हो, जैसे हमने किसी कंपोनेंट के अंदर टेंशन फोर्स डेवलप किया, उसके जस्ट बाद, जैसे मैंने टेंशन क्रिएट किया उसके जस्ट बाद हम लोग उस पर कंप्रेशन फोर्स क्रिएट कर दें, तो वो क्या हो गया, एक टाइप का साइक्लिक लोडिंग आप उस पर कर रहे हो, बार बार टेंशन कंप्रेशन ये चीज़ परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए क्या होता था, इस चक्कर में एक आपका क्रैक का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता था, और ये क्रैक की फॉर्मेशन आपका यील्ड स्ट्रेस पे जाने से पहले हो जा रहा था। तो क्या होता था कि साइक्लिक लोडिंग में फेलियर हमारा यील्ड पॉइंट से पहले हो जा रहा था। अब देखिए, जो हमारा क्रैक का फॉर्मेशन हो रहा था वो पर्टिकुलर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैंने सर्कल बनाया उसको ध्यान से देखिए। तो आप देखिए पॉइंट ए पे हमारा क्रैक इनिशिएट हो रहा है, फिर धीमे धीमे क्रैक प्रोपोगेट होगा, प्रोपोगेट होते होते पॉइंट सी पे आ रहा है। तो जैसे ही क्रैक पॉइंट ए से इनिशिएट होने के बाद प्रोपोगेट होते होते पॉइंट सी पे आएगा, पॉइंट सी के बाद जैसे ही पहुंचेगा हमारा क्रैक, तो आप देखिए बहुत कम एरिया बचा है सरफेस तक पहुंचने के लिए। जो सर्किल बचा रह गया है कवर करने के लिए वो काफ़ी कम एरिया है। तो आप जानते हो जब एरिया बहुत कम बचेगा तो उस टाइम पे स्ट्रेस की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी, और इतने हाई स्ट्रेस के कारण जो फ्रैक्चर डेवलप होगा उसको हम लोग बोलेंगे ओवरलोड फ्रैक्चर। ठीक है, तो सी के बाद का जितना एरिया है उसको हम लोग बोल रहे हैं ओवरलोड फ्रैक्चर। और जो ये ओवरलोड फ्रैक्चर है वो किसी भी मोड में फेल कर सकता है, चाहे वो ब्रिटल हो चाहे वो डक्टाइल। ठीक है, वो कंपोनेंट के अंदर स्ट्रेस लेवल पे डिपेंड करेगा या उसकी ग्रोथ पे डिपेंड करेगा क्रैक की, कि किस टाइप से ये फेलियर होने वाला है। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, लेट से किसी कंपोनेंट को फेल होने के लिए 100 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, 100 सेकेंड लगते हैं। तो अगर क्रैक इनिशिएशन की बात करें तो उसमें क्रैक इनिशिएशन का टाइम लगता है ऑलमोस्ट 10 सेकेंड। फिर 10 सेकेंड के बाद जो क्रैक प्रोपोगेट होते होते आता है पॉइंट सी तक, उसमें लगता है आपका 80 सेकेंड। और आप देखिए जो ओवरलोड फ्रैक्चर है उसमें सिर्फ 10 सेकेंड आपका लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इतनी सी चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो ये क्रैक फॉर्मेशन हो रहा है वो 3 रीजन के अंदर हो रहा है, 3 डिफरेंट टाइम इंटरवल पे हो रहा है। तो जो सबसे पहला रीजन था वो था हमारा क्रैक इनिशिएशन रीजन, उसके बाद था क्रैक प्रोपोगेशन रीजन। ठीक है, और उसके बाद का जो रीजन था वो था ओवरलोड फ्रैक्चर। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ए से लेकर के सी के बीच में आपको कॉन्सेंट्रिक सर्किल लाइंस मिल रही हैं, और सी के बाद आपको वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल लाइंस नहीं मिल रही हैं। ठीक है, तो जो ये ए से लेकर के सी के बीच में आपको कॉन्सेंट्रिक लाइंस मिलती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बीच मार्क्स या क्लैम्पसेल या फिर कॉन्कॉइडल मार्क्स। इस चीज़ को बहुत अच्छे से जान लीजिए कि जो ये मार्क्स डेवलप हो रहे हैं वो फटीग के कारण हो रहे हैं, और फटीग में भी जो हमारा क्रैक प्रोपोगेट करता है उसके कारण डेवलप होते हैं। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो देखिए यहाँ पे मैंने सर्कल्स के अंदर जो रेड कलर की लाइंस बनाई हुई हैं, इन्हीं को हम लोग बोल रहे हैं बीच मार्क्स। और ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, छोटे छोटी सी जो लाइनें हैं, इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो वैरी करेगी, वो वैरी कर सकती है, वो इक्वली स्पेस हो सकती है। ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि हमने लोड किस टाइप का लगाया हुआ है। अगर आप लोग एक डायनेमिक लोड तो लगा रहे हो, लेकिन उस डायनेमिक लोड की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रखोगे, तो यहाँ जो लाइंस के बीच की स्पेसिंग है वो सेम रहने वाली है। ठीक है, और अगर आप लोग डायनेमिक लोड की फ्रीक्वेंसी वेरी कराओगे तो इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की जो लाइंस हैं उनके बीच की स्पेसिंग वेरी करेगी। ठीक है, तो ये भी चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और जब हमारा क्रैक पॉइंट ए से स्टार्ट होकर के धीमे धीमे पॉइंट सी तक पहुंचेगा, और इस पॉइंट सी तक पहुंचने में उसको लेट से बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो जो क्रैक हमारा पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ था
और जो उसके आसपास का रीजन है वो धीमे धीमे टाइम के साथ ऑक्सीडेशन में आ जाता है, या बोलिए उस पर्टिकुलर एरिया का ऑक्सीडेशन होने लग जाता है टाइम के साथ। ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वो पर्टिकुलर सरफेस ब्लैक हमें नजर आएगा, यानी जो ये बीच मार्क्स हैं वो हमको ब्लैक कलर से नजर आएंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो पर्टिकुलर मैंने सर्किल दिखाया है उसमें मैंने आपको बताया है कि पॉइंट ए से क्रैक इनिशिएट हो रहा है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी मटेरियल के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट से या एक ही जगह से आपका क्रैक इनिशिएट हो। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर सर्किल के अंदर कई सारे जगह से क्रैक इनिशिएट हो सकता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपके समझने के लिए मेन है यहाँ पे बीच मार्क्स या क्लैम्पसेल मार्क्स, ये जानना हमारा बहुत ज़रूरी था क्योंकि ऑलरेडी शायद ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और फ्रेंड्स जो ब्रिटल फ्रैक्चर होता है उसको हम लोग क्लीवेज फ्रैक्चर बोलते हैं। ये अभी तक आया नहीं है लेकिन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टेस्टिंग की। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हम लोग किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रहेंगे तो वहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना होगा या जो भी कंपोनेंट बनाना होगा तो उसके लिए हमको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो रॉ मटेरियल हम लोग किसी वेंडर से लेंगे, और जब वेंडर आपके पास मटेरियल लेके आएगा तो उसको आपको टेस्ट करना पड़ेगा। और उसको टेस्ट आप लोग इसलिए करते हो क्योंकि आप लोग उस मटेरियल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ये जानना चाहते हो। ठीक है, तो यही सारी चीज़ों के लिए हमको हार्डनेस टेस्ट पढ़ना पड़ता है, क्योंकि किसी मटेरियल की जो हार्डनेस प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स हम लोग ने ऑलरेडी हीट ट्रीटमेंट के अंदर पढ़ा हुआ है कि मटेरियल को हार्ड बनाने के लिए हम लोग उसको हीट ट्रीटेड करते हैं, या बोलिए मटेरियल के अंदर बहुत ज़्यादा हार्डनेस होने के बाद उसको थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखिए हीट ट्रीटमेंट के बाद कंपोनेंट के अंदर क्या इफेक्ट आया है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आया है, फॉर एग्जाम्पल उसकी हार्डनेस में क्या चेंज आया है, उसको स्टडी करने के लिए हमें हार्डनेस टेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सैंपल को या बोलिए वर्क पीस को बिफोर हीट ट्रीटिंग हम लोग उसमें हार्डनेस चेक करेंगे, और आफ्टर हीट ट्रीटमेंट उस मटेरियल की क्या हार्डनेस है वो चेक करेंगे। देखिए होता क्या है कि अगर कोई मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड है तो उसकी मशीनिंग करना बहुत टफ हो जाता है, तो इसीलिए हमको उस मटेरियल को या उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को एक हीट ट्रीटमेंट के बाद पर्टिकुलर हार्डनेस रेंज में लाना रहता है। तो इसीलिए हम लोग को ये हार्डनेस टेस्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मटेरियल्स बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, फिर उनके अंदर थिकनेस भी बहुत वेरी करती है। तो इसी सब चीज़ के कारण हम लोग को डिफरेंट हार्डनेस टेस्ट डेवलप करने पड़े। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टेस्ट, एक पर्टिकुलर हार्डनेस टेस्ट के अंदर वो सारी कैपेबिलिटी नहीं थी कि जो सारे के सारे मटेरियल्स को एक ही बार में जज कर ले। तो इसलिए डिफरेंट हार्डनेस टेस्ट हम लोग ने डेवलप किए। तो आप लोग देख सकते हो मैंने नीचे में सारे टाइप के हार्डनेस टेस्ट को लिखा हुआ है, और इन्हीं हार्डनेस टेस्ट को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग को ये तो पता होना जरूरी है कि हार्डनेस होता क्या है। तो देखिए हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मटेरियल की वो प्रॉपर्टीज जो उस मटेरियल के अंदर किसी भी टाइप का स्क्रैच ना डेवलप होने दे, किसी भी टाइप का इंडेंटेशन या बोलिए पेनेट्रेशन आसानी से ना होने दे, वही प्रॉपर्टीज कहलाती है आपकी हार्डनेस। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग राइट हैंड साइड में जो मैंने फिगर बनाया है उसको देखिए, और उस फिगर के अंदर हमारे पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर माउंट है हमारा वर्क पीस, और इसी वर्क पीस की हमें चेक करनी है हार्डनेस। तो हार्डनेस चेक करने के लिए हमें कोई ना कोई एक ऐसा टूल या बोलिए एक ऐसा इंडेंटर या बोलिए कोई एक ऐसा पेनिट्रेटर यूज करना होगा जो इस वर्क पीस के ऊपर फोर्स करे, सो दैट हम लोग ये देख सकें कि इस पर्टिकुलर फोर्स के कारण क्या हमारे वर्क पीस के अंदर किसी भी प्रकार का स्क्रैच डेवलप हुआ या किसी भी प्रकार का इंडेंटेशन पेनेट्रेशन डेवलप हुआ। तो अगर डेवलप हुआ तो उसका क्या क्राइटेरिया है जिससे हम लोग को हार्डनेस मिल सके। तो यही सारी चीज़ें हम लोग डिफरेंट टेस्ट के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट से। तो देखिए ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट हम लोग थोड़े से सॉफ्ट मटेरियल के ऊपर यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम, फिर लो कार्बन स्टील या फिर कॉपर। इन टाइप के मटेरियल्स पे हम लोग ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट को यूज करेंगे। और जो यहाँ पे इंडेंटर यूज होता है वो हार्डेंड स्टील बॉल रहती है, या स्टील की जगह हम लोग कार्बाइड बॉल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं वर्क पीस की जिसकी हमें हार्डनेस चेक करनी है। तो वो वर्क पीस आपका फेरस हो सकता है, नॉन फेरस हो सकता है। तो अगर फेरस वर्क पीस है तो उस केस में हम लोग 10 mm डाया की स्टील बॉल यूज करने वाले हैं,
और उस बॉल के ऊपर 3000 kg का फोर्स लगाएंगे। कब तक? 10 सेकेंड तक। और उस 10 सेकेंड तक जो हमने 3000 kg फोर्स लगाया है उसके कारण हमारे फेरस मेटेरियल के अंदर क्या चेंज हुआ है, क्या इंडेंटेशन डेवलप हुआ है, उसको मेजर करेंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास नॉन फेरस मटेरियल है तो नॉन फेरस मटेरियल के अंदर हम लोग स्टील बॉल 5 mm डाया की लेंगे और इस 5 mm डाया की बॉल के ऊपर 750 kg यानी 750 kg का फोर्स अप्लाई करेंगे। और कब तक लगाएंगे? हम लोग लगाएंगे 30 सेकेंड तक, अप्रॉक्स 30 सेकेंड तक हम लोग इस पर फोर्स लगाएंगे। और इस फोर्स के कारण हमारे वर्कपीस पे क्या इंडेंटेशन का अमाउंट डेवलप हुआ है उसको मेजर करेंगे। देखिए जो मैंने फिगर बनाया है उसको देखिए। सबसे लेफ्ट में हमारे पास एक बॉल है, वो है हार्डन्ड स्टील बॉल जिसका डाया कैपिटल डी है और उसी बॉल के ऊपर हम लोग पी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। उसके जस्ट राइट में जाओ आप लोग, एक आपको ग्रीन कलर का वर्कपीस दिख रहा है, तो इसी वर्कपीस की हमें हार्डनेस चेक करनी है। ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या? हम लोग इस वर्कपीस के ऊपर ये जो हार्डन्ड स्टील बॉल है इसको प्रेस करेंगे। तो देख लीजिए पी जो फोर्स है वो इस हार्डन्ड स्टील बॉल को प्रेस करेगा वर्कपीस पे। तो राइट हैंड साइड में मैंने एक डायग्राम बनाया है जो उस वर्कपीस के अंदर घुस रहा है। ठीक है। तो देखिए बॉल का डाया था कैपिटल डी। अब ये जब वर्कपीस के अंदर पेनिट्रेट करेगा, ये जो बॉल है ये बॉल पर्टिकुलर वर्कपीस के अंदर पेनिट्रेट करेगी, तो जस्ट राइट हैंड साइड में जो मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है उसको देखो। तो उसमें जो पेनिट्रेशन के बाद एक आपको डाया मिल रहा है वो है स्मॉल डी। वो डाया क्या बता रहा है? वो डाया ये बता रहा है कि कितना पेनिट्रेशन का अमाउंट उस हार्डन्ड स्टील बॉल ने डेवलप कर दिया है वर्कपीस के अंदर। तो अगर इस पर्टिकुलर पेनिट्रेशन अमाउंट का हम लोग सर्किल ड्रॉ करें तो उसकी रेडियस हो जाएगी स्मॉल डी। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कैपिटल डी था हमारा स्टील बॉल का डाया जिसको हम लोग mm में रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल डी है हमारा डाया ऑफ इंडेंटेशन या बोलिए डाया ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक है। और उसको भी हम लोग mm में रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हम लोग ने पी फोर्स अप्लाई किया था उसको हम लोग हमेशा केजी में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला था BHN इक्वल टू लोड अप्लाइड ऑन बॉल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ इंडेंटेशन। तो जस्ट उसके नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा है BHN इक्वल टू P अपॉन पाई डी बाई 2 ब्रैकेट में D माइनस अंडर रूट कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे से याद रखो। जब आप लोग टेस्ट सीरीज में जाओगे, टेस्ट सीरीज दोगे तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो P है, जो P पर्टिकुलर फोर्स है वो केजी में है। ठीक है। और फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से IAS का जब ऑब्जेक्टिव होता था तो वहां पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है उसके अंदर आपको BHN की वैल्यू यानी ब्रिनल हार्डनेस नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करनी रहती है और उसके लिए आपको डाटा गिवन रहेगा कैपिटल P यानी अप्लाइड लोड, फिर कैपिटल D यानी इंडेंटर का डाया और स्मॉल d यानी कि जो भी इंडेंटेशन का डाया है, जो पर्टिकुलर डाया ऑफ इंडेंटेशन हमारे वर्कपीस पे डेवलप हुआ है उसकी वैल्यू देगा। ये सारी चीज़ें आप लोग जब फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको BHN मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इस ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट की लिमिटेशन की। तो देखिए इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट एक इंडेंटेशन का बड़ा सा मार्क हमारे ऑब्जेक्ट में, हमारे वर्कपीस के ऊपर बना देता है। ठीक है। तो अगर आपको फिनिशिंग चाहिए किसी वर्कपीस के अंदर, वहाँ पे आप लोग इस BHN टेस्ट का यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल गोल्ड की अगर आपके पास प्लेट है और वहाँ पे आपने BHN की टेस्टिंग कर दी तो उस पर एक बहुत बड़ा सा निशान दिखने लगेगा जो कि हमारे लिए सही नहीं है। हम लोग गोल्ड में चाहते हैं कि फिनिश दिखे। ठीक है। सिमिलरली ये हमारा BHN प्रोसेस थिन मटेरियल या बोलिए बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल उन पे एप्लीकेबल नहीं था। और एक और चीज़, जो ये इंडेंटेशन बना रहा था पर्टिकुलर बॉल, उसके कारण क्या हो रहा था, उसके कारण हमारे कंपोनेंट की, हमारे ऑब्जेक्ट की लाइफ जो थी वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। तो ये भी चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसमें यूनिट्स का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है। और लास्ट में मैंने सिग्मा UT इक्वल टू 3.5 इंटू BHN लिखा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, कई बार क्वेश्चन में आपको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं देगा और उसके जगह आपको देगा ब्रिनल हार्डनेस नंबर। तो आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा UT इक्वल टू होता है 3.5 इंटू BHN। तो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर हम लोग को सबसे पहले चीज़ पता होनी चाहिए कि BHN टेस्ट किन टाइप के मटेरियल के ऊपर यूजफुल होता है। फिर जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है उसकी जो यूनिट्स हैं
उसका आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर सिग्मा यूटी इक्वल टू 3.5 इंटू BHN, इस चीज़ का याद रखिएगा। और चौथी चीज़ कि BHN टेस्ट की क्या लिमिटेशंस थी जिसके कारण हम लोग को दूसरे टेस्ट पे स्विच करना पड़ा, ये पता होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन इन्हीं 4 एरिया से आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं विकर हार्डनेस टेस्ट की। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग ने ब्रिनर हार्डनेस टेस्ट में पढ़ा था कि ब्रिनर हार्डनेस टेस्ट हमारा सॉफ्ट वर्कपीस के ऊपर यूजफुल होता है। सिमिलरली जो हमारा VHN है, विकर हार्डनेस टेस्ट, वो थोड़े से हार्ड टाइप के वर्कपीस के ऊपर यूजफुल होता है, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप के मटेरियल के ऊपर ये यूजफुल होता है? हाई कार्बन स्टील, सिलिकॉन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड और भी ऐसे जो मटेरियल रहेंगे उनके ऊपर हम लोग VHN टेस्ट का यूज करेंगे। अब बात करते हैं शेप ऑफ इंडेंटेशन टूल की। तो हम लोग BHN टेस्टिंग में यूज करते थे हार्डेंड स्टील बॉल या हार्डेंड कार्बाइड बॉल। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एक डायमंड टूल का, और वो डायमंड टूल हमारा स्क्वायर बेस पिरामिड रहता है, ठीक है। आप लोग राइट हैंड साइड में जो मैंने ब्लैक कलर का एक बॉक्स बनाया है, स्क्वायर बॉक्स, उसको देखो, और उसमें जो 2 डायगोनल है उनकी लेंथ है D1 और D2। तो इन डायगोनल्स के बीच का जो एंगल है, जिसको हम लोग इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं, वो है 136 डिग्री। और फ्रेंड्स, आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि विकर हार्डनेस के अंदर हम लोग स्क्वायर बेस पिरामिड डायमंड टूल यूज करते हैं, और इन डायगोनल्स के बीच का, स्क्वायर बेस के पिरामिड के जो डायगोनल्स हैं उनके बीच का एंगल 136 डिग्री होता है। तो यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर हम लोग कोई फोर्स अप्लाई करने वाले हैं इंडेंटर के ऊपर, तो हमको P की वैल्यू यानी अप्लाइड लोड जो है उसकी वैल्यू गिवन रहेगी। और यहाँ पे इंडेंटेशन का जो मार्क मिलता है वो हमारा स्क्वायर बेस पिरामिड मिलता है, ठीक है। तो आपको 2 डायगोनल की लेंथ पता चल जाएगी। जो आपके पास एक इंडेंटेशन का मार्क आएगा उसमें स्क्वायर मिलेगा, और उस स्क्वायर की डायगोनल लेंथ आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। तो जो डायगोनल की लेंथ का समेशन होगा उसका मीन ले लेना, ठीक है। यानी कि D इक्वल टू D1 प्लस D2/2, इन डायगोनल्स की लेंथ का मीन हम लोग निकालेंगे, और इसका यूज करते हैं हम लोग विकर हार्डनेस नंबर को कैलकुलेट करने। तो देखिए फॉर्मूला यहाँ होता है VHN इक्वल टू 1.854 इंटू P होता है हमारा kg में, इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अपॉन D स्क्वायर, ठीक है। और D की वैल्यू क्या होती है? D की वैल्यू होती है D1 प्लस D2/2, और जो ये D1 D2 है वो हमारी डायगोनल लेंथ है, ठीक है। तो आप लोग ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद कर लो। मैंने बहुत कंसाइज वे में सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ जो VHN टेस्ट में हम लोग इंडेंटेशन करते हैं, जो भी हम लोग फोर्स लगा रहे होते हैं स्पेसिमेन के ऊपर, वो सिर्फ 10 से 15 सेकेंड ही लगाते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग पिछले टेस्ट में भी कर रहे थे, वहाँ पे जो हमारा फेरस मटेरियल था उसके ऊपर 10 सेकेंड के अराउंड फोर्स लगा रहे थे, और जो हमारा नॉन फेरस मटेरियल था वहाँ पे हम लोग अराउंड 30 सेकेंड तक फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं लिमिटेशन की। तो VHN की लिमिटेशन थी कि ये VHN जो प्रोसेस था वो मिनिमम थिकनेस ऑफ वर्कपीस की रिक्वायरमेंट करता था, और वो कितनी होती थी? वो होती थी 1.5 इंटू D एवरेज, D1 प्लस D2/2। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस एक मिनिमम थिकनेस ऑफ वर्कपीस की रिक्वायरमेंट करेगा, यानी कि जो भी वर्कपीस हो उसकी एटलीस्ट 1.5 टाइम्स D एवरेज थिकनेस होनी जरूरी है, ठीक है। अब दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या थी? दूसरी लिमिटेशन ये है कि दोनों के दोनों टेस्ट, चाहे वो ब्रिनल हार्डनेस हो चाहे विकर हार्डनेस हो, दोनों के दोनों टेस्ट जिनके अंदर आप लोगों ने फॉर्मूले से हार्डनेस को कैलकुलेट किया है, उन दोनों टेस्ट के अंदर आप लोग एक एजम्पशन अज्यूम करके चलते हो। वो ये है कि जो भी हमने इंडेंटेशन प्रोसेस परफॉर्म की उसके बाद मटेरियल के अंदर कोई भी इलास्टिक रिकवरी नहीं हो रही है, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हम लोग ने पढ़ा था कि किसी मटेरियल को जब हम लोग प्लास्टिकली डिफॉर्म करते हैं तो उसको प्लास्टिकली डिफॉर्म करने के बाद जैसे ही हम छोड़ेंगे तो वो मटेरियल कुछ ना कुछ अपना शेप रिगेन करेगा। तो ये जो दोनों प्रोसेस हैं VHN और BHN, दोनों के दोनों ये मान के चलते हैं कि मटेरियल अपना शेप फिर से कुछ ना कुछ गेन नहीं करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को VHN और BHN दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और आप लोग इन पर्टिकुलर स्लाइड्स के अंदर जो जो डाटा लिखा है उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, कहीं ना कहीं आपको ये काम आने वाला है, ठीक है। तो देखिए इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम लोग कवर करने वाले हैं रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट को, और रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट के अंदर हम लोग एज एन इंडेंटर यूज करते हैं 120 डिग्री कोनिकल ब्लैक डायमंड, ठीक है। ये पर्टिकुलर वर्ड को बहुत बार अच्छे से स्टार मार्क कर लो क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। रॉकवेल के अंदर हम लोग कोनिकल ब्लैक डायमंड यूज करते हैं और उसका एंगल होता है 120 डिग्री, लेकिन जो विकर हार्डनेस था वहां पे हम लोग
पिरामिड बेस्ड डायमंड टूल यूज करते हैं और वहाँ पे इंक्लूडेड एंगल था 136 डिग्री, और वो 136 डिग्री एंगल था दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छे से याद कर लो, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, एग्जाम में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद कर लो कि रॉकवेल में हम लोग कोनिकल डायमंड टूल का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग सबसे नीचे में जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है राइट हैंड साइड पे उसको देखो, तो जो आपको ग्रीन कलर का एक टूल दिख रहा होगा उसके आगे में लगा है इंडेंटर, और वो इंडेंटर है हमारा कोनिकल ब्लैक डायमंड का। ठीक है, और उस कोनिकल ब्लैक डायमंड का जो एंगल रहता है, यानी कि जो कोन के बीच का एपेक्स एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे वर्कपीस पे, वर्कपीस जो कि टेबल पे माउंटेड है। देखिए यहाँ पे हम लोग दो टाइप का लोड का यूज करने वाले हैं वर्कपीस के ऊपर विद द हेल्प ऑफ टूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे माइनर लोड। माइनर लोड से क्या होगा, जो हमारे टूल का टिप है, यानी जो कोनिकल टूल का टिप है, वो वर्कपीस के टॉप लेयर पे, वर्कपीस की सरफेस पे जस्ट टच कर रहा होगा। ठीक है, तो इस टाइम पे हमको एक रीडिंग मिल जाएगी। रीडिंग हम लोग स्केल से देख सकते हैं। देखिए मैंने पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर स्केल को टॉप पे दिखाया हुआ है। तो रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट की खासियत यही है कि यहाँ पे हमें कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी चीज़ें हमको स्केल में एज एन रीडिंग फॉर्म मिल जाती है। ठीक है, तो हम लोग पहले रीडिंग नोट कर लेंगे। अब हम लोग इस इंडेंटर की हेल्प से और ज़्यादा डेप्थ तक जाने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेजर लोड। तो अब हम लोग मेजर लोड अप्लाई करने वाले हैं वर्कपीस के अंदर। तो कौन सा मेजर लोड अप्लाई करना है, बेसिकली बहुत सारे मेजर लोड रहते हैं, 60, 100, 150, तो वो डिपेंड करेगा कि हमको किस टाइप की वर्कपीस की टेस्टिंग करनी है। तो उस अनुसार से हम लोग एक लोड को सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे, और जैसे ही अप्लाई कर देंगे उसको अराउंड 10 to 15 सेकेंड रखेंगे, फिर हम लोग हटा लेंगे। तो मेजर लोड जैसे ही हटाएंगे तो ऑलरेडी वर्कपीस पे माइनर लोड एक्ट कर रहा था, तो मेजर लोड को हटाने के बाद जो रीडिंग आएगी उसको नोट कर लेंगे। और इन दोनों रीडिंग के बीच में जो हमने स्टार्टिंग में एक रीडिंग नोट करी थी और जो हम लोग ने मेजर लोड अप्लाई करने के 15 सेकेंड बाद जब मेजर लोड हटाया तो उस टाइम पे जो रीडिंग हमें मिली उसको नोट कर लेंगे, और इन दोनों रीडिंग के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमको बताएगा हार्डनेस की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत सिंपल सा टेस्ट है। आप देख लो, सबसे पहले हमने लगाया था माइनर लोड, तो सबसे टॉप पे जो मैंने वर्कपीस ब्लैक कलर से बनाया हुआ है उस वर्कपीस में आप लोग ब्लैक कलर की ए कर्व का एक आपको दिख रहा होगा सबसे टॉप में, तो जो ए वाला कर्व है वो आपको बता रहा है माइनर लोड अप्लाई करने के बाद। अब आप जैसे जैसे लोड बढ़ाते जा रहे हो तो आप मेजर लोड जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपको एक कर्व मिलेगा बी वाला, बी टू बी, वो कर्व आपको दिखा रहा है कि मेजर लोड जब आपने अप्लाई किया तो क्या कंडीशन है। सिमिलरली आपका सी टू सी कर्व जो है वो ये बता रहा है कि मेजर लोड को जब आपने हटाया तो आपको कौन सा कर्व मिलेगा। ठीक है, तो देखिए किसी जॉब के अंदर जितने डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन तक हम लोग जा पाएंगे, समझिए उस पर्टिकुलर वर्क पीस की हार्डनेस उतनी ही कम है। ठीक है, तो यही चीज मैंने टॉप में लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया हुआ है, रॉकवेल हार्डनेस नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम लोग रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। सबसे पहली चीज कि ये जो रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट था वो बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल पे हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा है कि ये जो मेथड है वो बहुत फास्ट एरर फ्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ा कम है, यहाँ पे डायरेक्टली रीडिंग आ रही है। ठीक है, स्केल पे हम लोग डायरेक्टली रीडिंग को मेजर कर सकते हैं, और यहाँ पे जो इंडेंटेशन का साइज है, जो वर्कपीस पे इंडेंटेशन आता है वो भी काफ़ी कम रहता है। और 3 स्केल जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, RA, RB, RC, ये 3 स्केल हम लोग यहाँ मेजरली यूज करते हैं, और उनमें जो RB स्केल होता है वो सॉफ्टवेयर मटेरियल के लिए यूज होता है। सॉफ्टवेयर मटेरियल लाइक आपका कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, ये जब मटेरियल अवेलेबल रहेगा तो इनकी टेस्टिंग में जब हम लोग रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे तो वहाँ हमें B स्केल में रीडिंग मिलती है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई हार्ड मटेरियल है लाइक टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम, तो यहाँ पे जो रीडिंग मिलती है स्केल के अंदर वो C स्केल में मिलती है, या बोलिए इन पर्टिकुलर मटेरियल की रीडिंग हम लोग को C स्केल में देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को ऑलरेडी जब आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बताया था कि जो मार्टेनसाइट फॉर्म होता है उसकी हार्डनेस होती है RC65।
तो जो आरसी था वो यही आरसी है, ठीक है। यानी कि जो हमारा सी स्केल है उसके अंदर अगर हम लोग रीडिंग देखेंगे तो हमको 65 हार्डनेस देखने को मिलेगी। किसकी? मार्टेनसाइट की। सिमिलरली मैंने बेनाइट की बताई थी आपको, शायद आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप लोग प्लीज़ ये सारी चीज़ें याद रखो। बेनाइट की हार्डनेस होती है आरसी 55, ठीक है। तो आरसी का मतलब क्या है? सी स्केल में आपको 55 हार्डनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको एक आइडिया होना बहुत जरूरी है कि जो हमारा बी स्केल है वो सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूजफुल होता है, सिमिलरली ए और सी हार्ड मटेरियल के लिए होता है। लेकिन कौन कौन से टाइप के हार्ड मटेरियल के लिए यूज होता है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्क्रैच टेस्ट, यानी कि जो मोह टेस्ट था उसकी। तो देखिए ये जो पर्टिकुलर टेस्ट था वो एक क्वालिटेटिव मेथड था, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर हमने डिफरेंट मिनरल को यूज किया इन ऑर्डर टू गेट द हार्डनेस ऑफ ए मटेरियल। तो फ्रेंड्स देखिए कौन कौन से मिनरल थे और उनकी क्या क्या करस्पॉन्डिंग हार्डनेस थी। तो टाल्क की बात की जाए तो उसकी हार्डनेस थी 1, जिप्सम ऐसे ही 2। सिमिलरली इन्हीं स्केल में सबसे ज़्यादा जो मिनरल की हार्डनेस थी वो थे हमारा डायमंड, और डायमंड की हार्डनेस हम लोग ने सेट की थी 10। तो ये हमारा स्टैंडर्ड था। अब इस स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम लोग किसी मटेरियल के अंदर की हार्डनेस चेक करते थे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपको नेल की हार्डनेस चेक करनी है, नेल बेसिकली जो हमारी कीली होती है उसकी हार्डनेस, ठीक है। तो कील की हार्डनेस चेक करने के लिए हमने टैल्क का यूज किया, और टैल्क से जब हमने इंडेंटेशन बनाने की कोशिश की या बोलिए एक स्क्रैच बनाने की कोशिश करी तो नेल के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है। अब हम लोग ने जिप्सम मिनरल का यूज किया और उससे जब हमने स्क्रैच मारने की कोशिश करी तो हमने देखा कि हमारे नेल के अंदर थोड़े से स्क्रैच दिख रहे हैं। तो इस बेसिस पे हमने बताया कि जो हमारी नेल की हार्डनेस है वो है 2, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये एक आपका क्वालिटेटिव मेथड है। यहाँ पे हम लोग कोई फॉर्मूला लगा के चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक स्टैंडर्ड बना के रखा है, और ये स्टैंडर्ड बेसिकली MHO मो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बनाया था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको चीज़ों को बहुत डिटेल में बता दिया है, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि स्क्रैच और मो टेस्ट जो होता है वो एक हार्डनेस टेस्ट है और वो एक क्वालिटेटिव मेथड है। कोई भी क्वांटिटेटिव यहाँ पे चीज़ें हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं सोर ऑब्लिक रिबाउंड ऑब्लिक स्लीरोस्कोप मेथड। ये तीनों अलग अलग नाम से आ सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों की तीनों चीज़ें सेम हैं, और इस पर्टिकुलर मेथड का यूज हम लोग हार्डनेस को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात की जाए तो जो हमारा सोर मेथड था ये एक डायनेमिक मेथड था, ठीक है। और डायनेमिक मेथड कैसे, चलिए समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग एज एन इंडेंटर यूज करते हैं हार्डन्ड स्टील बॉल को या फिर एक हैमर को। तो हैमर को जब हम लोग सरफेस पे पुट करेंगे या बोलिए थ्रो करेंगे तो हैमर कितनी हाइट तक ऊपर उछलेगा, यानी कि जो हमारा हैमर की रिबाउंड हाइट होगी वो कितनी होगी, ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी हमारे मटेरियल की हार्डनेस पे। जितना ज़्यादा हमारा मटेरियल हार्ड रहेगा उतना ही हाई आपका हैमर ऊपर जाएगा, या बोलिए आपके हैमर की रिबाउंड हाइट उतनी ही ज़्यादा हाई रहेगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग हार्डन्ड स्टील बॉल का यूज करेंगे और उस हार्डन्ड स्टील बॉल को थ्रो करेंगे अपने वर्क पीस पे, और अगर आपका वर्क पीस हार्ड है तो थ्रो करने के बाद बॉल जो है वो काफ़ी हाइट तक ऊपर जाएगी अगर आपका वर्क पीस हार्ड है। लेकिन अगर सॉफ्ट है तो आपके बॉल की रिबाउंड हाइट यानी जो हाइट ऊपर गई है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और इस टाइप के टेस्ट का यूज हम लोग करते हैं सॉफ्ट पॉलीमर पे या बोलिए थर्मोप्लास्टिक मटेरियल पे, ठीक है। इस चीज़ को भी डबल स्टार मार्क कर लो आप लोग, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दूसरी चीज़ आपको इस पर्टिकुलर सोर मेथड में पता होनी चाहिए कि ये एक डायनेमिक टेस्टिंग का मेथड है, और यहाँ पे हार्डन्ड स्टील बॉल या हैमर का यूज करते हैं, और कितना रिबाउंड होगा आपकी बॉल या आपका हैमर उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं हार्डनेस को, ठीक है। सिमिलरली एक टेस्ट है बारकोल टेस्ट। बारकोल टेस्ट से हम लोग हार्ड पॉलीमर या थर्मोसेटिंग पॉलीमर की हार्डनेस मेजर करते हैं। फ्रेंड्स आप लोग बारकोल टेस्ट के लिए सिर्फ इतनी सी चीज़ याद करो, इससे ज़्यादा इसमें हम लोग से नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब बात करते हैं नूप टेस्ट की। नूप टेस्ट हमेशा थिन शीट्स पे परफॉर्म होगा, और यहाँ पे हम लोग 25 to 30 ग्राम लोड अप्लाई करते हैं, और इस पर्टिकुलर टेस्ट को हम लोग बोलते हैं माइक्रो हार्डनेस टेस्ट। फ्रेंड्स इस चीज़ को डबल स्टार मार्क कर लो कि नूप टेस्ट माइक्रो हार्डनेस टेस्ट होता है, और ये आपका सिम कार्ड्स जो होते हैं ना उनकी हार्डनेस मेजर करने के लिए यूजफुल होता है। सिम कार्ड्स हो गए, मेमोरी कार्ड्स हो गए, उनकी हार्डनेस के लिए ये पर्टिकुलर नूप टेस्ट यूज होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लो, नूप टेस्ट हमेशा माइक्रो हार्डनेस टेस्ट की तरह यूज होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और यहाँ हम पढ़ेंगे हार्डनेबिलिटी क्या चीज़ होती है, जॉमनी टेस्ट क्या होता है,
और हार्डनेबिलिटी और हार्डनेस में क्या डिफरेंस रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हार्डनेस के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हार्डनेस किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो उस मटेरियल के अंदर किसी भी प्रकार का इंडेंटेशन या स्क्रैच होने से रोकती है। ठीक है, ये तो हो गई बात हार्डनेस की। लेकिन हार्डनेबिलिटी क्या होता है? तो हार्डनेबिलिटी को समझने के लिए हम लोग फिर से अपने आयरन कार्बन वाले डायग्राम पे जाएंगे और वहाँ पे जो हमारा ऑस्टेनाइट रेंज था वहाँ तक हीटिंग करेंगे। यानी जो हमारा यूटेक्टॉइड स्टील होता है उसको हम लोग हीट करते हुए ऑस्टेनाइट रेंज तक ले जाएंगे और उसके बाद हम लोग फिर से कूलिंग करते हुए वाटर में उस पर्टिकुलर सैंपल को डालते थे। तो क्या होता था, वहाँ पे मार्टेनसाइट की फॉर्मेशन होती थी। मार्टेनसाइट की फॉर्मेशन से क्या होता था कि हार्ड लेयर हमारे वर्कपीस पे मिल जाती थी। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर हार्डनेबिलिटी के अंदर। तो देखिए, एक जॉमनी साहब थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक यूटेक्टॉइड स्टील का सैंपल लिया और उसको ऑस्टेनाइट रेंज तक हीट कर दिया। उस सैंपल के 2 एंड थे। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे जो एक स्क्वायर बार दिख रही होगी उसमें आपको 2 एंड दिख रहे होंगे। तो एक एंड पे ऑस्टेनाइट स्टील तक हीटिंग करने के बाद उस पर आपने वाटर को थ्रो किया। तो वाटर को जैसे ही थ्रो किया तो सडन क्वेंचिंग हो गई और वो पर्टिकुलर एंड बन गया मार्टेनसाइट। और मार्टेनसाइट बहुत हार्ड होता है। ठीक है, और उस लेयर से जस्ट ऊपर आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि 90% मार्टेनसाइट मिला और 10% आपको परलाइट मिला। परलाइट क्यों मिला? क्योंकि फ्रेंड्स उस पर्टिकुलर लेयर पे डायरेक्ट हम वाटर थ्रो नहीं कर पा रहे थे, तो उस लेयर को कुछ टाइम मिल गया और इसके कारण वहाँ पे परलाइट की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, और परलाइट की फॉर्मेशन क्यों हो रही, ये सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी ट्रिपल टिकर में सीखे हुए हैं कि अगर कूलिंग रेट हमारा क्रिटिकल कूलिंग रेट से कम होगा तो ऑस्टेनाइट क्योंकि 723 डिग्री सेल्सियस के नीचे अनस्टेबल हो जाता है, और अगर कूलिंग रेट आपका क्रिटिकल कूलिंग रेट से कम है तो आपको परलाइट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब देखिए हार्डनेबिलिटी हमें बता क्या रहा है। हार्डनेबिलिटी हमें बता रहा है कि किसी मटेरियल को हीट अप करने के बाद जब कूल करते हैं तो उस मटेरियल के अंदर कितनी डेप्थ तक हार्डनेस प्रेजेंट रहती है या वो मटेरियल कितनी डेप्थ तक हार्ड है, इस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है हमें हार्डनेबिलिटी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि किसी मटेरियल के अंदर कितनी डेप्थ तक हमको हार्डनेस देखने को मिल रही है, वही चीज़ हमें बताएगा हार्डनेबिलिटी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर टेस्ट को परफॉर्म किया था जॉमनी ने, तो इसीलिए इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं जॉमनी क्वेंच टेस्ट। अब जॉमनी ने देखा कि एक एंड से दूसरे एंड पे जाते समय हार्डनेस वेरी कर रही है, हार्डनेस की वैल्यू वेरी कर रही है एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में। तो उन्होंने एक कर्व ड्रॉ किया हार्डनेस वर्सेस डिस्टेंस, और उस कर्व में जब हम लोग 50% परलाइट और 50% मार्टेनसाइट में थे तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हमने बोला जॉमनी डिस्टेंस। ठीक है, और इस पूरे कर्व को जो हार्डनेस वर्सेस डिस्टेंस का हमने कर्व बनाया है, इस पूरे कर्व को हमने बोला जॉमनी कर्व या हार्डनेबिलिटी कर्व। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट के अंदर हम लोग 2 कैटेगरी पढ़ेंगे, आइजॉट टेस्ट क्या होता है और 4P टेस्ट क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों टेस्ट में जाने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इम्पैक्ट टेस्ट से हमें मिलता क्या है। इम्पैक्ट टेस्ट की हेल्प से हम लोग मटेरियल के अंदर कितनी डायनेमिक टफनेस है उसको मेजर करते हैं। डायनेमिक टफनेस किसे बोलते थे? वो टफनेस जो हमें डायनेमिक लोड के अंदर मिलती है। तो देखिए, हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है कि स्टैटिक लोड और डायनेमिक लोड 2 टाइप के लोड होते हैं, और डायनेमिक लोड के अंदर भी 2 टाइप का क्लासिफिकेशन था। पहला क्लासिफिकेशन था साइक्लिक लोडिंग और दूसरा क्लासिफिकेशन था आपका इम्पैक्ट लोड। ठीक है, तो यहाँ इम्पैक्ट टेस्ट के अंदर हम लोग इम्पैक्ट लोड अप्लाई करते हैं और इससे हम लोग एक डायनेमिक टफनेस को मेजर करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जिस पर्टिकुलर सैंपल की हमें डायनेमिक टफनेस मेजर करनी है उस सैंपल को हम लोग फंसा देते हैं एनविल में। ठीक है, आप लोग नीचे में देखो एनविल है, एनविल में हमने वर्क पीस को माउंट कर दिया है। अब विद द हेल्प ऑफ हैमर, या बोलिए जो हैमर का पेंडुलम है उसको हम लोग एक पर्टिकुलर हाइट तक ले जाएंगे, फिर ड्रॉप कर देंगे। आप लोग देखिए, जो राइट हैंड साइड में मैंने आपको इनिशियल पोजीशन दिखाई है उस पर्टिकुलर हाइट तक हम लोग ले जा रहे हैं हैमर के पेंडुलम को, और उसके बाद हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं। तो जैसे ही ड्रॉप करेंगे वो वर्क पीस को ब्रेक करते हुए फाइनल पोजीशन, जो मैंने पर्टिकुलर फाइनल पोजीशन दिखाई है, उस तक पहुंच जाएगा हमारा पेंडुलम। ठीक है, तो देखिए जब वो इनिशियल पोजीशन में था तो उसकी हाइट थी h1। कहाँ से? विद द रेफरेंस ऑफ वर्कपीस, वर्कपीस के रेफरेंस से उस पर्टिकुलर पेंडुलम की हाइट थी h1। और जब वो ब्रेक करते हुए आगे बढ़ा, जब
पेंडुलम ब्रेक करते हुए वर्कपीस को आगे बढ़ा तो उसकी हाइट हो गई h2। तो डायनेमिक टफनेस क्या होगी, डायनेमिक टफनेस हो जाएगी mg इंटू h1 माइनस h2। और फ्रेंड्स जो ये h2 हाइट है ये पेंडुलम की मैक्सिमम हाइट है। जब वो ब्रेक करके आगे बढ़ा तो उसकी एनर्जी डाउन हो गई, तो एनर्जी जब डाउन हो गई वो सिर्फ h2 हाइट तक पहुंच पाया। और दोनों की दोनों जो h1 और h2 हाइट है वो वर्क पीस के रेफरेंस में मेजर की गई है। ठीक है, जो इनिशियल हाइट थी पेंडुलम की वो भी वर्क पीस के रेफरेंस से मेजर की गई है, और जो फाइनल हाइट है पेंडुलम की वो भी हम लोग ने वर्क पीस के रेफरेंस से मेजर की हुई है। तो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर आप लोग 4p टेस्ट का जो स्पेसिमेन मैंने बनाया है उसको देखिए, और जो आइजोड टेस्ट का स्पेसिमेन बनाया है उसको देखिए। तो इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि 4p टेस्ट पे जो हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं वो नॉच के अपोजिट डायरेक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा आइजोड टेस्ट है वो हम लोग नॉच की डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। जो हमारा हैमर का पेंडुलम है वो कहाँ अप्लाई हो रहा होगा, वो हमारे नॉच वाली डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग ने दोनों स्पेसिमेन के अंदर नॉचेस बनाए हुए हैं। नॉच बनाने का सिर्फ इतना सा मतलब था कि हम लोग इस स्पेसिमेन को ब्रेक कर सकें। जब नॉच प्रेजेंट रहेगी तो बहुत आसानी से हमारा स्पेसिमेन ब्रेक हो सकता है, तो इसी के लिए हम लोग ने नॉच बनाई हुई है। तो देखिए नॉच बनाने से फायदा ये हुआ कि वर्कपीस इजीली ब्रेक हो जा रहा है और पेंडुलम एक हाइट से दूसरे हाइट तक पहुंच रहा है, और पहुंचने के समय जो पेंडुलम के पास एनर्जी थी वो लूज होती है। और वो लूज क्यों हो रही है, वो लूज इसलिए हो रही है क्योंकि वो वर्कपीस को ब्रेक करके आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे वर्कपीस के अंदर टफनेस मिल जाती है, वो होती है mg इंटू h1 माइनस h2। और फ्रेंड्स अब फिर से आप लोग 4p टेस्ट के स्पेसिमेन को देखो, तो स्पेसिमेन को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने स्पेसिमेन को सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह बनाया हुआ है। ठीक है, दोनों एंड फिक्स कर दिए हैं और हैमर को अपोजिट एंड ऑफ द नॉच वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा आइजोड टेस्ट है उसको देखो, आइजोड टेस्ट के स्पेसिमेन में हमने वर्कपीस को एज अ कैंटिलीवर की तरह बनाया हुआ है। ठीक है, यानी कि उसका जो एक एंड है उसको फिक्स किया है, और जो उसका नॉच वाला एंड है उसी पे आके हमारा हैमर स्ट्राइक करता है। ठीक, ये दोनों चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लो कि किस पर्टिकुलर सरफेस पे हैमर स्ट्राइक कर रहा है और किस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर हम लोग स्पेसिमेन को एज अ कैंटिलीवर बीम ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। और तीसरी चीज़ जो इन दोनों का स्पेसिमेन है उनकी लेंथ में डिफरेंस आप देख सकते हो। बेसिकली जो हमारा आइजोड टेस्ट की लेंथ है उसका जो स्पेसिमेन है उसकी हाइट थोड़ा ज़्यादा है 75, जबकि ये जो 4p टेस्ट है उसकी जो आपको लेंथ दिख रही होगी वो सिर्फ 55 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं 4p और आइजोड टेस्ट से रिलेटेड, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो आइजोड टेस्ट है वहाँ पे V टाइप का नॉच रहेगा और 4p टेस्ट के अंदर U और V दोनों टाइप के नॉच प्रेजेंट हो सकते हैं। सिमिलरली जो पोजीशन है स्पेसिमेन की वो आइजोड टेस्ट में हम लोग वर्टिकल रखते हैं और अपने स्पेसिमेन को एज एन कैंटिलीवर बीम की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन 4p टेस्ट के अंदर हम लोग वर्कपीस को एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम ट्रीट करते हैं। फिर हैमर का भी डिफरेंस है, जो हमारा आइजोड टेस्ट है वहाँ फार्मिंग हैमर यूज करते हैं, जबकि जो हमारा 4p टेस्ट है वहाँ पे बॉल पिन हैमर यूज करते हैं। सिमिलरली अगर बात की जाए स्ट्राइकिंग पॉइंट की तो दोनों के लिए स्ट्राइकिंग पॉइंट अलग है। अगर आइजोड टेस्ट की बात करें तो वो आइजोड टेस्ट अपर टिप ऑफ स्पेसिमेन पे हिट करता है, लेकिन जो 4p टेस्ट है उस पे क्योंकि वर्कपीस हमारा कैसा रहता है सिंपली सपोर्टेड, तो वो सेंट्रल पे आके स्ट्राइक करता है। ठीक है, अब कौन कौन से मटेरियल टेस्ट किए जाते हैं आइजोड और 4p से वो भी आप लोग देख लो। तो देखिए 4p टेस्ट को हम लोग मेटल्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं, वहीं आइजोड टेस्ट की बात की जाए तो वो हम लोग प्लास्टिक और मेटल्स दोनों पे परफॉर्म करते हैं। स्पेसिमेन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं आपको याद करने का एक छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन बता दे रहा हूँ, या जो मैंने ट्रिक याद की थी उसको बता दे रहा हूँ। तो देखिए जो आपका आइजोड टेस्ट है तो आइजोड में क्या आता है आई, तो आई क्या बोलता है, आई बोलता है कि आई विल फेस द हैमर। ठीक है, यानी जो आइजोड टेस्ट है उसमें हैमर कहाँ स्ट्राइक करता है, हैमर जिस पर्टिकुलर सरफेस के अंदर नॉच रहती है उस पर स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखो। और दूसरी चीज़ कि जो आइजोड टेस्ट होता है उसमें जो वर्कपीस रहता है वो आई के फॉर्म में रहता है। आई का मतलब क्या हुआ, एक वर्टिकल फॉर्म में रहेगा और वर्टिकल फॉर्म में हम लोग उसका एक एंड फिक्स कर देते हैं। तो इस तरीके से आप लोग सारी चीज़ों को याद रखो। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आप लोग ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन अभी से अच्छे से याद करते हुए चलोगे या सोच के चलोगे
तो क्या होता है कि एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रिटेन रहती हैं, आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आपने एक बार चीज़ों को अच्छे से समझ के पढ़ लिया है या उसकी एक स्टोरी अपने दिमाग में बना ली है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का मटेरियल प्रॉपर्टीज़ एंड टेस्टिंग कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है, हम लोग दूर करेंगे मुस्कुरा के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।